अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि हमारा एयर पोल्यूशन क्या होती है और इसके बारे में हर चीज़, ठीक है। और इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह भी आ सकते हैं अगर आपका पेपर में इससे पूछा जाता है तो एयर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर जो होती है वो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट होती है। और इसमें क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अगली बात यह है कि एयर की कंपोजिशन हमारे पास नाइट्रोजन 78% होती है, ठीक है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 20.9% होती है। अब देखें तकरीबन 100% उन्होंने ही बना दिया है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और बाकी 0.07, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गॉन और हीलियम आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि एयर जो होती है ना, अगर वो कंटेमिनेट हो जाए, मतलब वो खराब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन हो गई है। तो एयर पोल्यूशन कैसे होती है, क्या क्या कॉजेज होती हैं एयर पोल्यूशन की? तो एयर पोल्यूशन जो होती है ना, हमारी एयर पोल्यूशन जो होती है, गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड्स, ऐसे गैसेज, लिक्विड या सॉलिड जो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर को हार्म कर दें, दैट कैन हार्म द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर दें, और पोल्यूट करने के बाद हार्म किसको पहुंचाएंगे? हार्म इंसानों को पहुंचाएंगे, हमें पहुंचाएंगे, ठीक है। और क्या है कि एयर पोल्यूशन क्या होती है? सर्टन सब्सटेंसेस इन हायर कंसंट्रेशन, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो हायर कंसंट्रेशन में हो और प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, यानी जिनकी वजह से हमारे पास अनडिजायरेबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन क्या होगी? गैसेज, सॉलिड्स या लिक्विड्स जो एटमॉस्फेयर को जो एटमॉस्फेयर को हार्म करें, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हों और ह्यूमन हेल्थ को हार्म करें, ठीक है। और एयर पोल्यूशन क्या हो सकती है? सर्टन सब्सटेंसेस जो हायर कंसंट्रेशन में हो और अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दें। अब एयर पोल्यूशन दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एयर पोल्यूशन वो होती है जो डायरेक्टली एमिट होती है इंडस्ट्रीज वगैरह में से, ठीक है। वो सारी जो डायरेक्टली एमिट होती है वो सारी क्या है? हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूशन। अब प्राइमरी पोल्यूशन में हमारे पास फैक्ट्री चिमनी आ जाती है, और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से 57% आती है, फ्यूल कंबस्टन से 21%, इंडस्ट्री से 12% और मिसलेनियस सोर्सेज से 10% हमारी आती है। हमारे पास सेकेंडरी एयर पोल्यूशन है, वो क्या है? फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी एक्सोजोन, यानी ये प्राइमरी जो होते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूशन क्या बनाते हैं? आगे सेकेंडरी एयर पोल्यूशन बनाते हैं, एग्जाम्पल एक्सोजोन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि देखें कि हमारे पास जो एयर है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसका एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। फिर हमें आ सकता है कि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी टाइप हो सकती है। हमें आ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। इस तरह में आ सकता है कि मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने क्या क्या बताना है। तो ये सब चीज़ें जो है ये देखिए आपके सामने इस वक्त मैं आपको सब सारी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब हमने पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हमारे पास आती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? इंडस्ट्रीज कैसे एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं? कंबस्टन ऑफ फ्यूल से करती हैं, जनरेटिंग हीट पावर, यानी इंडस्ट्रीज फ्यूल को कंबस्ट करती हैं ताकि वो हीट जनरेट कर सकें, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस कर देती है, लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ठीक है। जबकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है वो HF, HCl और ऑर्गेनिक हेलाइड प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है, HF, HCl और ऑर्गेनिक हेलाइड। इसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, H2S और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करती हैं। अब देखने के हमारे पास इंडस्ट्री से कहाँ कहाँ से आ रहा है? स्मोक आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ रही हैं। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से क्या आ रहा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl और ऑर्गेनिक हेलाइड। इसी तरह बाकियों से कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और हाइड्रोजन सल्फाइड आ रहा है। अब डोमेस्टिक सोर्सेज में हमारे पास क्या होता है? जो घरों में हम लोग कंबस्टन करते हैं उधर से हमारे पास स्मोक, डस्ट और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। अगली बार टोबैको स्मोक से हमें डायरेक्ट हमारे पास एयर पोल्यूशन आती है। और पैसिव स्मोकिंग, यानी कि कोई और बंदा स्मोक कर रहा हो तो हम उसके पास आए खड़े हैं तो वहाँ से पैसिव स्मोकिंग से भी हमें एयर पोल्यूशन होती है, वहाँ से भी हमें पोल्यूशन आ सकती है। और मिसलेनियस सोर्सेज क्या होते हैं? कि बर्निंग रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज को बर्न करना, पेस्टिसाइड की स्प्रे, नेचुरल सोर्सेज जिस तरह विंड बॉर्न डस्ट, फंजाई, मोल्ड, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब से भी हमारे पास जो है वो एयर पोल्यूशन आती है। तो मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हो गए? इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक सोर्सेज, टोबैको सोर्स और मिसलेनियस, ठीक है। अब ये हमारे जो हैं, अब क्वेश्चन आ सकता है मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इसमें ये हमने कितने 4 मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगली बात हमारे पास जो आती है, ये बात हो गई हमारे मेजर एयर सोर्सेज जो थे वो हमारे खत्म हो गए। अब नोट पढ़ते हैं कि हमारे पास जो मेजर गैसेज हैं वो 30 किलोमीटर में प्रेजेंट है, यानी अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो मेन 30 किलोमीटर में हमारी जो है मेन गैसेस प्रेजेंट है। और अगर आगे बात करें तो हमें लेकिन कंसर्न कितना होता है उस 30 किलोमीटर से भी? हमें 8 से 10 किलोमीटर में कंसर्न होता है, क्योंकि हम वहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स पे। कैसे डिपेंड करती है वो भी देख लेते हैं कि जो मीटरोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ट्रोपोग्राफी होता है, एयर मूवमेंट होता है और क्लाइमेट होता है। ट्रोपोग्राफी होता है कि जगह किस तरह की है, एयर मूवमेंट क्या होती है कि वहाँ पे विंड कितनी चल रही है, क्लाइमेट क्या होता है ठंडा इलाका है या गर्म इलाका है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि हमारे पास अगर विंड्स हैं, एक जगह पे विंड बहुत ज़्यादा चल रही है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि विंड जो होगी ना अपने साथ एयर पोल्यूशन को बहा के ले जाएगी। जबकि माउंटेन्स एरिया में हमारे पास जो है कंसंट्रेशन हो जाती है एयर पोल्यूटेंट की, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एयर नहीं पहुंच सकती, तो जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमने कहा कि हमारी स्मॉग क्या होती है? स्मॉग कैसे बनती है? स्मॉग होती है रैपिड कूलिंग ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडी हो जाती है तो हमने क्या कहा था कि ठंडी एयर ऊपर को राइज नहीं कर सकती, ठीक है। जब हमारी लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ये ठंडी हो जाती है और ये ऊपर को राइज नहीं कर सकती। जब ये ऊपर को राइज नहीं कर सकती तो क्या होता है कि हमारे पास नीचे नीचे सारे वाटर वेपर्स एंड ट्रैप हो जाते हैं। जब नीचे नीचे वाटर वेपर्स एंड ट्रैप होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो स्मॉग बनाते हैं, यानी स्मोक और फॉग मिलकर हमारे पास क्या बनता है? स्मॉग बन जाता है। अब दिस टेम्परेचर
प्रेजेंट वर्जिन काजेज द स्मॉग इन विंटर मंथ्स, तो यही हमारे पास स्मॉग कॉज करता है। अब अगली बात है कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स मेजर कौन कौन से होते हैं, तो ये उनके नाम, उनका करेक्टर, उनका सोर्स और उनका इफेक्ट यहाँ पे सारा डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है, और ये बनती कैसे है, बनती कैसे है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन मटेरियल से बनती है, यानी जब हमारी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तब बनती है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल हो गए, इंसिनरेटर हो गए, हीटिंग फैसिलिटी इंडस्ट्रीज हो गई, और नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं इसके। अब हमने कहा कि चलो ये तो सोर्स हो गए, करेक्टर हो गया, अब इनका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास रिड्यूसेस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द बॉडी, ये ऑक्सीजन डिलीवरी को रिड्यूस करती है, इसके अलावा डेथ कॉज करती है, ठीक है, इसके अलावा 240 to 270 टाइम्स इसकी ग्रेटर अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, ये हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करती है, और रिड्यूसेस ऑक्सीजन टू द हार्ट, और क्या करती है कि ऑक्सीजन को रिड्यूस भी करती है हार्ट तक पहुंचने से, ठीक है। उसके बाद अगली बात हमारे पास आती है सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, लाइक H2S, H2SO4, सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है। इनके सोर्स क्या होते हैं, कंबस्शन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वहाँ से हमारे पास ये सल्फर ऑब्टेन होती है। डोमेस्टिक फायर्स होती हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलकर आपस में सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ना मेजर एयर पोल्यूटेंट, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसकी हेडिंग क्या थी, उसकी हेडिंग थी मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, कि एयर पोल्यूशन के मेन सोर्सेज क्या हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़े एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। पहले हम सोर्स पढ़ रहे थे, उन सोर्स से जो एयर पोल्यूशन वाली चीज़ें निकलती हैं, अब हम उन पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने इसका देखा ये डेथ वगैरह कॉज करती है और हमारे पास ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी, उसके भी हमने देख लिया कि वो क्या क्या करती है। अब अगली बात हमारे पास जो अगला एयर पोल्यूटेंट आता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबस्टन से प्रोड्यूस होती है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखें NO2 है हमारी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब ये किसी और से बनती है, तो वो और कौन है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है डायरेक्टली, तो हमने कहा जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन हमने कहा कि हमारी जो है ना NO2 ये डायरेक्टली भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा हमने कहा पावर प्लांट में कंबस्टन हो गया, इंडोर हो गया, इंडोर फ्रॉम गैस ट्यूब्स हो गया, रेडिश ब्राउन गैस होती है, ये कार एग्जॉस्ट फ्यूम से निकलती है, और ये इसकी कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है हमारे पास इसकी 400 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है पार्टिकुलेट मैटर। अब हमारे पास पहला कौन सा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारे पास दूसरा कौन सा था, सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा हमने पढ़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और चौथा हम पढ़े पार्टिकुलेट मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कितनी तरह का होता है। यहाँ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है या प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह की गैस है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैटर होता है जिसमें ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस मिक्स होते हैं। अब ये जो होता है पार्टिकुलेट मैटर ना, ये लार्जर देन 2.5 माइक्रोमीटर भी हो सकता है या लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर वाला पार्टिकुलेट मैटर है ना, उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारे एरोसोल, कंबस्टन पार्टिकल्स, उसमें यूजुअली सेकेंडरी फॉर्म जो होते हैं ना, यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स उसके अंदर हमारे शामिल होते हैं, जो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। और जो लार्जर पार्टिकल है, यानी ये वाला लार्जर देन 2.5 वाला, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास अर्थ क्रस्ट मटेरियल हो सकते हैं, फ्यूजिटिव डस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्यूजिटिव डस्ट जो रोड्स और इंडस्ट्रीज से आ रही होती है। हमने कहा कि ये हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर कहाँ से मीट होते हैं, नेचुरल मतलब रिसोर्सेज से आ सकते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह से, ठीक है, या फिर पावर प्लांट से आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आ सकते हैं, डोमेस्टिक बर्निंग कोल इंडस्ट्रीज वगैरह से आ सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात हम पढ़ने लगे हैं जो, अब ये देखें हमने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर कर लिया। अब इसके बाद जो आता है ना वो है हमारे ये वाले ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी कि हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का जाना, ग्राउंड लेवल ओजोन। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमें ओजोन बनाती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है ओजोन कैसे बनती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमें ओजोन बना के देती है। अब एस्थमा हो सकता है, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, लंग प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये क्या करती है, क्रॉप और वेजिटेशन को डैमेज करती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है ये। इसके अलावा 150 to 200 इसकी कंसंट्रेशन होती है, 100 to 200 इसकी होती है 8 और की कंसंट्रेशन, 150 to 200 इसकी क्या होती है 1 और कंसंट्रेशन। अब हमने बात की हमारे पास 5 तरह के हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है। अब 5 तरह के एयर पोल्यूटेंट्स करने के बाद हम पढ़ रहे हैं स्मॉग। अब स्मॉग क्या होती है, यही वाले जो 5 हमने एयर पोल्यूटेंट्स पढ़े, ठीक है, यही मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं। अब स्मॉग जो होती है ये कैसे होती है, ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होती है। अब ये 2 तरह की हमारे पास होती है स्मॉग, ठीक है। अब स्मॉग जो 2 तरह की है वो क्या है, एक होती है रेड्यूसिंग स्मॉग, एक होती है फोटोकेमिकल स्मॉग। हमें डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेड्यूसिंग स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। तो रेड्यूसिंग स्मॉग जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर से मिलकर बनती है, जबकि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है ये ओजोन और बाकी ऑक्सीडेंट से मिलकर बनती है। अब स्मॉग ने क्या करना है, स्मॉग में विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है, हमारी जो है
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको ज़मीन पे पहुंचने से रोकती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास येलो ब्लैक कलर का एटमॉस्फेयर नजर आएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रोंकियल डेथ्स आ सकती हैं, ठीक है। यानी इसमें बहुत सारे स्मॉग में काज कर सकती है, बहुत सारे इफेक्ट्स कॉज करती है। अब उसके बाद हमने देखे पांच इफेक्ट्स पर, 5 पोल्यूटेंट्स पढ़ लिया ना। अब उन 5 पोल्यूटेंट्स ने मिलकर क्या बनाया, स्मॉग। अब उन 5 पोल्यूटेंट्स के बाद हमने कहा कि और भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जनरली हम इसे पोल्यूटेंट रिगार्ड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ये जो होती है डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करती, और ये वैसा क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही होती है, ठीक है। अगली बात है हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, मीथेन वाले और नॉन मीथेन वाले। जो मीथेन वाले हैं वो मीथेन से मिलकर बने होते हैं, लाइक एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस। ये क्या है हमारे पास, मीथेन जो है एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अगर नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इसमें क्या आता है, बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन आ जाते हैं। ये कार्सिनोजेनिक होते हैं और हमें ल्यूकीमिया भी कॉज कर सकते हैं। अगली बात आती है हमारी पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए हमारे पास अदर पोल्यूटेंट में पहला कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगला क्या है, PAH पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हों, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, पैरालिटिक प्रोसेस से बनते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनते हैं। कौन कौन से, पैरालिटिक प्रोसेस और इनकम्प्लीट कंबस्टन से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब अगली बात ये आती है हमारे पास के नेचुरल प्रोसेस सच एज कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन से भी ये बन सकते हैं, ठीक है। और 500 हमारे पास जो है ना, ये कितने हमें नोन है, 500 नोन है, यानी 500 पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है, जिनमें से बेस्ट कौन सा है, BAP। क्योंकि जो BAP है ना वो सिगरेट्स में पाया जाता है। 35 नैनोग्राम 1960s में जो सिगरेट्स बनती थी ना, उनमें 35 नैनोग्राम BAP था। जो 1978 और 79 में सिगरेट्स बनी, ठीक है, वो उनमें 18 था। लेकिन जो आजकल मॉडर्न सिगरेट्स बनी है उनमें 10 नैनोग्राम होता है, ये जो BAP है, ठीक है। और 22 नैनोग्राम इन रूम विद सिगरेट, यानी ऐसा रूम जिसके अंदर काफी सारी सिगरेट स्मोक की गई हो, तो वहां पे 22 नैनोग्राम तक BAP मौजूद हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि जो हमारा PAH है ये क्या कॉज करता है, ये कैंसर, स्किन कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोल वर्कर्स और कोक ओवन वाले जो लोग हैं, जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, उनको लंग कैंसर हो जाता है। किस वजह से होता है, PAH की वजह से ही होता है, और इसका कोई सेफ लेवल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अगला सोर्स है वो क्या है, टॉक्सिक मेटल्स। अब टॉक्सिक मेटल कौन से हैं, लेड, कैडमियम, कॉपर वगैरह जो है ये टॉक्सिक मेटल हैं। फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। अदर्स हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रेट्स वगैरह जो है वो भी हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। हमारे पास मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब हमने पढ़ तो लिया कि हमारे पास कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं, कि हमने पता कैसे लगाना है कि हमारी एयर पोल्यूशन कितनी है। तो ये सब हमारा किस में आता है, मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन। हमने इंडिकेट करना है कि हमारी गिवन एरिया में कैसी एयर पोल्यूशन है, ज़्यादा है, कम है या क्या नहीं है। तो हमारे पास एक है सल्फर डाइऑक्साइड के जरिए हम मेजर कर सकते हैं हमारी एयर पोल्यूशन एक एरिया में कितनी है। अगला है स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनके जरिए भी हम कर सकते हैं। हमारे पास ना क्या होता है कि हम नॉन एयर वॉल्यूम को फिल्टर करते हैं वाइट फिल्टर पेपर के जरिए, ठीक है। फिर उस वो जो हमारा जो फिल्टर होता है ना, जो हमने फिल्टर की होती है एयर, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक मीटर के जरिए मेजर करते हैं, ठीक है। फिर मेजर करने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर स्मोक की कंसंट्रेशन कितनी है। जब हम देखते हैं कि उस स्मोक की कंसंट्रेशन देखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हम उसको मेजर कर लेते हैं। फिर ग्रिट एंड डस्ट मेजर्स, डिपॉजिट गाजेस कलेक्ट ग्रिट डस्ट एंड अदर सॉलिड्स एनालाइज मंथली। यानी कि ये जो चीज़ होती है ना, हमारी जो एयर होती है उसको मंथली एनालाइज करते हैं कि उसमें ग्रिट डस्ट और अदर सॉलिड्स जो हैं, जो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स वो कितने पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट गाजेस क्या होते हैं, ऐसी मशीनें होती हैं जो इन सब चीज़ों को मेजर कर रही होती है। कोएफिशिएंट ऑफ हेज, हेज क्या होता है, हेज भी वही होता है जो हमारी फॉग टाइप होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्मोक और अदर एरोसोल्स इन द एयर, उसे हम क्या कहते हैं, हेज कहते हैं। तो हमें ये हेज का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमारी एयर में कितनी हेज है, तो उसके जरिए हम मॉनिटर कर सकते हैं हमारी एयर पोल्यूशन कितनी है। इसके बाद होता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारा क्या होता है कि हमारा पोल्यूटेंट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम और नॉट, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो एयर है, जो उसमें पोल्यूटेंट पाया जा रहा है, क्या वो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। उसके जरिए फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम 0 से लेकर 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं कि इसमें 0 है या 2 है या 5 है या जो भी है, 500 या 200 या 300 जितना भी है, तो हम बताते होते हैं, हमारा इंडेक्स बताते होते हैं। हमने देखा कि हमने एयर पोल्यूटेंट को मॉनिटर करने के हमारे पास कितने तरीके हो गए। हमारे पास एयर पोल्यूटेंट को जो मेजर करने के तरीके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक वाला, ग्रिट वाला, कोएफिशिएंट ऑफ हेज और एयर क्वालिटी इंडेक्स। 1 2 3 4 5 तरीके हैं जिसके जरिए हम एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद एयर पोल्यूशन की टाइप्स होती हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन। अब इंडोर एयर पोल्यूशन जो होती है ना, मोर पीपल को एक्सपोज करती है, यानी ज़्यादा पीपल जो होते हैं वर्ल्ड वाइड इससे एक्सपोज होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फ्रॉम कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारे पास कुकिंग और हीटिंग से आती है, क्योंकि घरों के अंदर लोग जो कुकिंग हीटिंग करते हैं वहाँ से जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो एयर पोल्यूशन है, ठीक है। अब इन पुअर वेंटिलेशन स्मोक कैन बी 100 टाइम्स हायर देन द एक्सेप्टेबल लेवल। अब पुअर वेंटिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास 100 टाइम्स हायर स्मोक प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वुमेन चिल्ड्रन इस पर ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। जबकि आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो 1.3 मिलियन पीपल वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड एक्सपोज होते हैं और मरते हैं इससे, ठीक है। और अर्बन आउटडोर एयर पोल्यूशन जो होती है ये हमारे पास आउटडोर एयर पोल्यूशन का मेन वजह होती है। अब अगली चीज़ जो है हमारे पास जो आती है वो है कि हमारे पास इंडोर एयर पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब इंडोर एयर पोल्यूशन के हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट होता है, इसमें एक्यूट भी इफेक्ट होता है और क्रॉनिक इफेक्ट भी होता है। हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास कौन कौन से इंडोर एयर पोल्यूशन के इफेक्ट है, तो एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट में हमें क्या होता है कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन होती है, यानी आइज नोज और थ्रोट की। इसके अलावा हमें कफिंग, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, या हमें एलर्जेंस रिस्पॉन्स यानी हमें एलर्जी का रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है। एक्यूट रिस्पॉन्स रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, कोल्ड, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, ये इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और क्रॉनिक में क्या होगा, क्रॉनिक में हमारे पास डिक्रीज लंग ग्रोथ, हमारी लंग्स जो होंगी सही से ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और पल्मोनरी फंक्शन जो होगा वो भी सही से काम नहीं करेगा, और एस्थमा और दूसरी लंग डिजीज भी हमें हो सकती हैं, एग्रावेट हो सकती हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स के हेल्थ पे क्या कॉज होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, दो तरह के कॉज होते हैं। अब अगली बात जो हम पढ़ने लगे वो है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ने लगे ओजोन। ओजोन अच्छा हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करें दोबारा से, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से ओजोन है। ओजोन में हमारे पास क्या है कि ये लंग फंक्शन को डिक्रीज करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है जिसके जरिए हमें ब्रीदिंग होगी पेन में, यानी हमें ब्रीदिंग करते हुए पेन होगी। और उसके बाद हमारे पास आता है पार्टिकुलेट मैटर और एयर पोल्यूशन। तो ये क्या होती है, हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉज करती है, एम्फीसीमा, एस्थमा अटैक आ सकती है, वीजिंग, कफ और रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होती हैं क्या करती हैं, लंग्स को इरिटेट करती हैं और रेजिस्टेंस को लोअर कर देती हैं, ठीक है। हमारी लंग जो होती है फिर वो क्या हो जाती है, इन्फेक्शन को इजीली अप्रोच कर लेती है, हमारी लंग्स को इजीली इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ज़्यादा एक्सपोज होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है जी, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी इलनेस, लंग डिफेंसेस चेंजेस, एग्रावेशन ऑफ हार्ट डिजीज। इसके जरिए क्या होगा, हमारे पास ब्रीदिंग हो, जो हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, लंग डिफेंसेस हो सकते हैं, चेंजेस, एग्रावेशन। उसके बाद हमारे पास एसिड रेन जो होती है, प्रेसिपिटेशन ऐसी होती है जिसमें हाई लेवल ऑफ सरफेस सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, यानी जिसमें हाई लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड मौजूद हो तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एसिड रेन होती है। और उसमें ये है कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर को नैमिनेट कर रही होती है, वेजिटेशन, aquatic लाइफ, और इन सबको ये ख़राब कर रही होती है। अब अगली बात जो हमारी आती है वो आती है कि हमारे पास 3 बिलियन पीपल जो हैं वो घरों में कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से 2.7 बिलियन जो हैं वो बायोमास को बर्न करते हैं और 0.4 बिलियन क्या करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। और स्मोकी कुकिंग फ्यूल्स जो होते हैं हमारे पास प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोक्साइड, पॉली एक्राइलिक एरोमेटिक, यानी हमारे पास स्मोकी फ्यूल्स जो होते हैं यहाँ से आ सकते हैं। फिर हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड के सोर्सेज हैं कि ये गैस, केरोसिन वगैरह से आ सकती है, इसके अलावा फायर से आ सकती है, ठीक है। हर इनकम्प्लीट कंबस्टन से आती है। इसके अलावा लीकिंग चिमनीज जो होती है वहाँ से रूम्स वाटर हीटर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल एग्जॉस्ट प्रोड्यूस कर, टोबैको स्मोक से भी कार्बन मोनोक्साइड ऑब्टेन होती है। पेस्टिसाइड्स क्या होती है, अक्सर स्कूलों के अंदर ना पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, तो ये वही है कि पेस्टिसाइड्स हमारे पास स्कूल्स और होम्स में आ जाती है। तो हायर कंसंट्रेशन नियर फ्लोर होती है और परसिस्टेंस ऑन सरफेस, यानी जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो सरफेस के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और ओवर यूज़ और मिस यूज़ भी हो सकता है इसका। और मॉस्किटो कॉइल्स जो होती है हमारे पास, जो होती है हमारे पास मच्छर भगाने वाली जो होती है, तो मॉस्किटो कॉइल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें पायरीथिन्स होती हैं और वो एस्थमा और वीजिंग कॉज कर सकती हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे, यानी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे मॉस्किटो कॉइल्स का तो हमें एस्थमा या वीजिंग वाली बीमारियाँ हो सकती हैं। और हमारे पास सॉल्वेंट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास अल्केन, एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन ये सब इसमें रहते हैं। तो इनके सोर्सेज क्या होते हैं, सॉल्वेंट फैब्रिक्स हो गए, पेंट्स वगैरह से हो गया, ठीक है, स्प्रे प्रोपेलेंट्स वगैरह से हो गए, पेन और मार्कर वगैरह से हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं, ब्लाइंडर्स, प्लास्टिसाइजर्स और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनसे भी हमें सॉल्वेंट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। अगली बात हमारी क्या है, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या जाते हैं, एनिमल डंग, डस्ट माइट्स, मोर्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसके अलावा सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है हमारे पास, वाटर डैमेज सरफेस ह्यूमिडिफायर और वाटर वेपर फ्रॉम कुकिंग शॉवर। यानी बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स हमारे कहाँ से आ सकते हैं, एनिमल डंग से आ सकते हैं, डस्ट माइट से आ सकते हैं, मोल्ड से आ सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से आ सकते हैं, ठीक है। और अगली बात यह है कि हमारे पास ये सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है, वाटर डैमेज सरफेस हो गया, ह्यूमिडिफायर हो गया और वाटर वेपर्स फ्रॉम कुकिंग, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो आ जाती है कि हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। अब आउटडोर एयर पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आउटडोर एयर पोल्यूशन से हमारे क्या इफेक्ट होते हैं, पहली बात है हम हेल्थ एस्पेक्ट्स पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास या तो इमीडिएट होते हैं या तो डिलेड हेल्थ एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि हमारे पास एयर पोल्यूशन के किस तरह के इंपैक्ट्स होते हैं तो दो तरह के, इमीडिएट होते हैं या तो डिलेड होते हैं। जो इमीडिएट इंपैक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अब इमीडिएट इंपैक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें ये होगा कि हमें फ़ौरन क्या होगी, सफोकेशन होगी, ठीक है, और सफोकेशन से बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है। जो डिलेड इफेक्ट होते हैं, डिलेड इफेक्ट में हमें क्या होता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर वगैरह हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, एम्फीसीमा, रेस्पिरेटरी एलर्जीज होगी, ठीक है।
है। और लेड पॉइजनिंग जो होती है ना वो भी हमारे हमें हो सकती है, वो भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमारे जाएगी। उसमें क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट बंदे की खराब हो सकती है बच्चे की, ठीक है। और न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे की सही से नहीं होती, और लो IQ होता है, और जब बच्चा होता है स्कूल में सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, और उसके बिहेवियर डिफिकल्टी होती है। तो हमने कहा लेड पॉइजनिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होते हैं, चिल्ड्रन। इसके अलावा एल्डरली पीपल, चिल्ड्रन, स्मोकर्स, और ये सब ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इसको, ठीक है। फिर आ गया था सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन के। तो इसमें हमारे पास जो प्लांट एनिमल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, हमारे पास मेटल क्रोजन हो जाती है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ की जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, हमें नुकसान होता है इन चीज़ों से। इसके अलावा हमारे पास विजिबिलिटी इन टाउन रिड्यूस हो जाती है, सॉइल डैमेज होता है, और लोड डैमेज भी होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली है, हमें कंट्रोल के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास जो इफेक्ट्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन है उसमें हमारे पास दो इफेक्ट्स आते हैं ना, हेल्थ एस्पेक्ट्स आते हैं और सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब हेल्थ एस्पेक्ट्स में हमारे पास क्या आता है, हेल्थ एस्पेक्ट्स में हमारे पास इमीडिएट और डिलेड आते हैं, और सोशल इकोनॉमिक में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास किस किस तरह से ये हमें काम खराब कर सकते हैं। अब कंट्रोल एयर पोल्यूशन कैसे हो सकती है कि हम एलिमिनेट कंट्रोल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि हम उस सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को एलिमिनेट कर दें जो हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह हम क्या करें कि स्टूव्स को इंप्रूव कर दें, क्लीनिंग फ्यूल्स इस्तेमाल करें, वेंटिंग स्टूव्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग्स ऐसे बनाएं जिनमें वेंटिलेशन हो। इसके अलावा एयर क्लीनिंग, या हम एयर को साफ करें, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं उनको एयर साफ करके भेजनी चाहिए, और एजुकेशन दें, लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है कि हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग ऐसे करें कि हमारे पास टोबैको कंट्रोल, यानी हम तंबाकू नशे पे कंट्रोल करें, ठीक है। इंडोर इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, कम्युनिटी के एक्शन हो, फिर रिसर्च करें कि हम किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आउटडोर एयर पोल्यूटेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो चलो इंडोर का हो गया। अब आउटडोर को कंट्रोल करने के क्या तरीके। अब इंडोर के हमने कौन कौन से तरीके पढ़े, हमने इंडोर पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के 6 तरीके पढ़े हैं। अब वो 6 तरीके कौन कौन से हैं, हमने एलिमिनेट करना है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, हमने क्या करना है, एलिमिनेट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वेंटिलेशन, एयर क्लीनिंग, एजुकेशन, और इसके अलावा क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च। अब आउटडोर में क्या जाता है, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में हमने क्या करना है, हमने प्रिवेंशन करनी है एस्केप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द एम्बिएंट एयर, यानी हमने क्या करना है कि हमने टॉक्सिक सब्सटेंस को एयर में एस्केप नहीं होने देना, ठीक है। हमने अच्छी वेंटिलेशन रखनी है, एयर क्लीनिंग करनी है, और इंजीनियरिंग मेथड के जरिए हम ये सब चीज़ें रोक सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, वो इंजीनियरिंग मेथड कौन से जिनके जरिए हम कंटेनमेंट कर सकते हैं, एनक्लोज, वेंटिलेशन और एयर क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अरेस्टर्स होते हैं। अरेस्टर्स क्या करते हैं, वो कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट होती है, हम ऐसी चीज़ में जो हमें एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है उसको हम रिप्लेस कर दें ऐसी चीज़ से जो हमारी एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करती, ठीक है। ये हमारे पास रिप्लेसमेंट में आ जाता है। डाइल्यूशन में हमने क्या आता है कि सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो होती है ना, वो हमारी डाइल्यूशन है। कैसे है कि हम जो पौधे वगैरह उगाते हैं, पौधे वगैरह क्या करते हैं, हमारे मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स को तो वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन में ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए हमें ग्रीन बेल्ट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। फिर आती है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन हमारे पास क्या जाती है कि हमने क्लीन एयर डस्ट करना है, पावर टू लोकल अथॉरिटी, यानी हम लोकल अथॉरिटीज़ को पावर दें कि वो अपनी क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकें और लोगों को रोक सकें कि वो एयर पोल्यूशन ना कॉज करें, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह एयर पोल्यूटेंट कॉज कर रही हैं उनको रोका जाए कि आप लोग एयर पोल्यूटेंट कॉज ना करें, तो सब लेजिस्लेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्मोकलेस जोन क्रिएशन का भी आ जाएगा। और पार्ट ई हमारे पास जो है ओजोन होल, ठीक है। अब ओजोन होल क्या है कि हमारे पास साउथ पोलर एरियाज़ में हमारे पास क्या है कि ओजोन होल अपीयर हो गया है हमारी यही एयर पोल्यूशन की वजह से, और ये लोकल स्प्रिंग में ज़्यादातर अपीयर होता है, और ये आज डीपर से डीपर और लार्जर से लार्जर होता जा रहा है। अब आखिरी बात जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसके जरिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को साइन करते हैं कि हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं। प्रिकॉशनरी मेजर इस तरह से कि हमने जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको बनने से पहले ही उनको रोक रहे हैं, उनको बनने ही नहीं देना, ठीक है। इसी के जरिए हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन किया है। तो हमने कहा हम कंट्रोल आउटडोर एयर पोल्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं। एक मेथड हो गया कंटेनमेंट यानी कि हमने उनको बाहर निकलने नहीं देना। रिप्लेसमेंट, हमने रिप्लेस कर देना है, यानी ऐसी सब्सटेंस यूज करने हैं, ऐसी चीज, ऐसे मेथड यूज करने हैं जिसमें हमारे पास एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहे। डाइल्यूशन, यानी कि हमने ग्रीन वेजिटेबल ग्रीनरी उगानी है जिसके जरिए हमारा जो है डाइल्यूशन हो जाएगी। लेजिस्लेशन, हमने लॉ का इस्तेमाल करना है। लॉ के जरिए हमने क्या करना है कि लोगों को रोकना है कि वो मतलब इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है इंडस्ट्रीज पे कि वो ज़्यादा से वो कम पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर ओजोन होल जो है वो हमारा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से हमें मसले हो रहे हैं। फिर हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसके जरिए हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को की प्रोडक्शन को कम कर दिया। तो ये था हमारा एयर पोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।